नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर होगी और आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र है। आप जब भी कंपटीशन का किसी भी लेवल का एग्जाम देते हैं तो आपके सामने जब इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे हालत बड़े बेकार हो जाते हैं, हमारे हाल बड़े बेकार हो जाते हैं। हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करें। हिस्ट्री का क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे, ज्योग्राफी का अटेंड कर लेंगे, पॉलिटी का अटेंड कर लेंगे, पर जब इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हम चीज़ें स्किप करते हुए चलते हैं क्योंकि हमें चीज़ों का कंसेप्ट ही नहीं पता रहता, हमें चीज़ों का मतलब नहीं पता रहता। तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैं आपको जो टॉपिक समझाने वाला हूँ आपको अच्छे से समझ आए और आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। चलिए देखते हैं। जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगर आपको किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में जानना है कि किस देश की इकोनॉमी की क्या हालत है तो आपको पता होना चाहिए उस देश की जीडीपी क्या है। उस देश की जीडीपी है, उसी हिसाब से पता लगेगा कि उस देश की इकोनॉमी का नंबर क्या है, क्या हालात में है। जीडीपी होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी किसी भी उत्पाद या किसी भी सेवा का अंतिम मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो कंज्यूमर कंजप्ट करता है वो हमारा जीडीपी में काउंट होता है। जीडीपी में काउंट करने के लिए कोई भी गुड्स यानी कोई भी जो उत्पाद किया जा रहा है किसी देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो सीमा है उसके अंदर, और जो सेवाएं जो सर्विसेज दी जा रही है उसकी फाइनल जो वैल्यू होती है वो किसी भी देश के जीडीपी का हिस्सा बनती है। फॉर एग्जांपल कोई देश है जैसे कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया की अपनी पॉलिटिकल जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, जो हम अपना इंडिया का मैप देखते हैं ये इंडिया का क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री हो जाएगा। ये तो ये इंडिया जो है ये इंडिया का क्या है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो इंडिया की इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कोई भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है या कोई भी सेवाएं दी जा रही हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, जो कि भारत का वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है, आपको देखिए भारत का फाइनेंशियल ईयर, भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया गया कोई भी प्रोडक्शन या दी गई कोई भी सेवा का अंतिम मार्केट वैल्यू, अंतिम जो प्राइस होगा वो होगा जीडीपी का पार्ट। अभी जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी प्रोडक्शन या जो भी सेवाएं दी जा रही हैं इसके अंदर दो टाइप के लोग होंगे, इसके अंदर दो टाइप के लोग होंगे भाई। एक होगा नेटिव यानी एक होगा इंडियन जो कि भारतीय होगा, और एक होगा एलियन या फॉरेन, एक होगा फॉरेन यानी विदेशी, एक होगा भारतीय। दोनों के दोनों भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपको पता है भारत के अंदर विदेशी कंपनियां भी हैं, एप्पल है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, ठीक है, तो विदेशी कंपनियां हैं तो भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं। तो उस कंपनी के अंदर इंडियंस भी वर्क कर रहे हैं और फॉरेनर्स की तो कंपनी है ही वो, तो फॉरेनर वहां से प्रोडक्शन करके वहां का जो प्रॉफिट होगा वो अपने देश भेजेंगे। पर अगर हमें जीडीपी निकालनी होती है तो जो फॉरेनर्स की जो इनकम या सर्विस होती है, ठीक है, इनकम होती है या सर्विस होती है सेम इंडियंस की इनकम होती है या सर्विस होती है, वो किस में काउंट होती है, एक फाइनेंशियल ईयर के जीडीपी में, एक फाइनेंशियल ईयर के जीडीपी में वो काउंट होती है
यही उत्पादन और यही सेवाएं कहलाती है जीडीपी, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी देश की पॉलिटिकल यानी राजनीतिक सीमा के अंदर किया गया उत्पाद या दी गई सेवाएं क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? सकल घरेलू उत्पाद। दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं जीडीपी में कि पहले नंबर पर कौन आता है, दुनिया में पहले नंबर पर कौन आता है जीडीपी में, और भारत का क्या स्थान है जीडीपी के अंदर, तो देखिए जो अगर हम कैटेगरी डिवाइड करें तो सबसे पहले जो हाईएस्ट जीडीपी जिसकी है दुनिया के अंदर वो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी की डेट में 25.43 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है आपका चाइना, सेकंड नंबर पर आता है आपका चाइना, है आपकी 14.72 ट्रिलियन की जीडीपी है चाइना की। थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका जापान में 4.25 ट्रिलियन की है। जर्मनी आ जाता है, फोर्थ नंबर पर 0.85 ट्रिलियन की है। और फिर आता है इंडिया, इंडिया की जीडीपी जो है वो 5वें नंबर की लार्जेस्ट जीडीपी है और इसमें 3.41 ट्रिलियन की जीडीपी फिलहाल में भारत की है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में, और भारत के नीचे यूनाइटेड किंगडम आ जाता है आपका, फ्रांस आ जाता है, स्पेन आ जाता है। तो इंडियन जीडीपी जो है फिलहाल 2024 में किस नंबर पर आ रही है? 5th नंबर पर आ रही है। ठीक है, और भारत सरकार का ये दावा है कि 2030 तक हम 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, यानी हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, चाइना अभी 14.72 और सबसे ऊपर अमेरिका चल रहा है। तो ये है जीडीपी, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया गया कोई भी उत्पादन जीडीपी कहलाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। जीडीपी अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसके साथ में आपका क्वेश्चन आता है कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है। तो अगर आपके सामने आ जाए कि भाई जीडीपी कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है या प्लस जो सर्विस दी जा रही है। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो सर्विस दी जा रही है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिसमें भारतीय प्लस विदेशी, भारतीय की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भारत की जीडीपी निकालने की कह रहा हूं। आप किसी भी देश के निवासी होंगे तो उस देश के मूल निवासी प्लस में उस देश में काम कर रहे विदेशी लोग जो उत्पादन कर रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो, वो पूरा का पूरा एस्टिमेट जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बनेगा वो कहलाएगा उस देश की जीडीपी का पार्ट, कहलाएगा। ठीक है, जीडीपी के अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि काउंट किए जाते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो भारत के अंदर कंज्यूमर है वो कितना खर्च कर रहा है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग आ जाएगा यहाँ पर। सेकंड आ जाएगा आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो कितना स्पेंड कर रही है। फोर्थ आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट, यानी गवर्नमेंट इन इंडिया जो है वो कितना एक्सपोर्ट कर रही है, उस चीज को हम यहाँ देख लेते हैं। और फिर आ जाता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे करके किसी भी जीडीपी को काउंट करने के लिए, किसी भी देश की जीडीपी को काउंट करने के लिए 4 फैक्टर्स काम करते हैं। 4 फैक्टर्स में हमारा कंज्यूमर स्पेंडिंग आ जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट आ जाता है हमारा कितना हमने एक्सपोर्ट किया है, और नेट इन्वेस्टमेंट आती है। यानी हम इसमें इंपोर्ट को काउंट नहीं करते। ध्यान रखिएगा, जीडीपी में हम कभी भी इंपोर्ट को यानी आयात को काउंट नहीं करते, निर्यात को काउंट करते हैं। एक्सपोर्ट कितना करा, इंपोर्ट कितना करा, डजेंट मैटर, हमने कितना भी करा हमारे उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश के अंदर उत्पादन कितना हुआ और हमने उत्पादन करके चीजें कितनी बाहर भेजी या देश के अंदर कितनी कंजप्शन हमने करी, वो हमारा जीडीपी का पार्ट कहलाता है। तो ये है हमारा जीडीपी। तो जीडीपी आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम जीडीपी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल इनकम। ठीक है, तो जैसे हम जीडीपी क्लियर करते हैं तो हमारे सामने फिर आता है जीएनपी। ठीक है, क्या आ जाता है?
जीएनपी। तो जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्या जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर किया गया कोई भी सर्विस और किया गया कोई भी उत्पादन क्या कहलाता है, जीडीपी का पार्ट कहलाता है। पर यहाँ जीएनपी में कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। जीएनपी यहाँ पर नेशनल की बात हो रही है, नेशनल की। तो अगर हमें जीएनपी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो जीडीपी है, तो जीडीपी में हमने जो नेटिव्स हैं, जो देशी हैं, देशी मतलब जो उस देश के निवासी हैं, प्लस में जो फॉरेनर है, जो विदेशी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और वो सर्विस भी दे रहे हैं, पर अब हम कर देंगे इसमें माइनस, सॉरी, हम इसमें एक चीज प्लस करेंगे। पहले जीडीपी में हम एक चीज प्लस करेंगे, जो एनआरआई है हमारे, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो ऐसे भारतीय जो भारत के बाहर दूसरे देश के अंदर रह रहे हैं और दूसरे के अंदर रह कर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनियां स्टैब्लिश करके रखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी इंसान अगर भारत के बाहर रह रहा है तो वो अपनी इनकम जनरेट करके भारत अपने परिवार में भेज रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो सर्विसेज वो पैसा रेमिटेंस भारत भेज रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्शन करके वो भारत पैसा भेज रहा है, उसके इनकम को एनआरआई की क्या हो जाएगी, एनआरआई की हो जाएगी इनकम, एनआरआई की हो जाएगी हमारी इनकम। तो उनकी इनकम को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, उनकी इनकम को प्लस कर लेंगे। तो जीडीपी प्लस एनआरआई इनकम प्लस, इसके बाद हम चीजें क्या कर देंगे, माइनस का। अब जीडीपी में हम चीजें माइनस करेंगे, क्या करेंगे, जो फॉरेन सिटीजन इनकम है, जो फॉरेन सिटीजन की इनकम है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो विदेशी लोग हैं जो भारत के अंदर रहकर कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी इनकम को हम क्या कर देंगे, उसमें प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो एनआरआई हैं, जो भारतीय हैं, जो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं पर है वो भारतीय पासपोर्ट उनके पास में, इंडियन भी, ठीक है, इंडियन पासपोर्ट उनके पास में है, तो उनकी इनकम को हम प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो जीडीपी में एनआरआई की इनकम को प्लस करेंगे, फॉरेनर्स की इनकम को हम माइनस कर लेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या निकल के आ जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। जीएनपी के अंदर हम एक्सपोर्ट तो काउंट करते हैं, हम इंपोर्ट भी काउंट कर लेते हैं यहाँ पर, और जीडीपी के अंदर हम इंपोर्ट काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक्सपोर्ट काउंट करते हैं। ये चीजें क्लियर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन चीजों में फंसते हैं स्टूडेंट्स, और कई बार चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर आपको जीएनपी क्लियर हो गया तो जीएनपी क्या है, ठीक है, तो जीएनपी हो गया है आपका। अब नेक्स्ट है आपका एनएनपी। ठीक है, जीएनपी जैसे हमारा खत्म होता है तो जीएनपी के बाद आता है हमारा, जीएनपी यहां खत्म हो जाएगा और जीएनपी के बाद आएगा हमारा एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आएगा इसके अंदर नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस। ठीक है, अब आएगा नेट। अब नेट में क्या होगा, सीधी सी बात है, जो हम जीडीपी निकाल रहे थे, जो जीडीपी का फॉर्मूला हमारे पास में था, ठीक है, उसके अंदर हम सर्विसेज दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, है ना। फिर हमने जीएनपी निकाला, तो जीएनपी में से हमने फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर दिया और एनआरआई की इनकम को प्लस कर दिया। पर जब हमारे पास में एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने की बारी आई, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो जो हमारे पास में जीएनपी आया, तो कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी हम सर्विस दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें कहीं ना कहीं तो लॉस हो रहा होगा ना भाई, नुकसान तो होगा। अगर हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अगर हमें प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, फायदा हो रहा है, नुकसान भी होता है। सेम सर्विसेज में होता है, कभी चीजें अप एंड डाउन चलती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ऐसे करके मूल्यह्रास जो होता है, चाहे सर्विस में चाहे प्रोडक्शन में, उस मूल्यह्रास को हम माइनस कर देते हैं जीएनपी से। जो जीएनपी हमारा निकल के आया, इसमें से हम जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल्य
ह्रास, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बाकी सब चीज सेम रहेगी जीएनपी वाला, उसमें से सिर्फ घाटा को हम हटा देंगे। जो घाटा हटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी करता है, कोई भी एम्प्लॉय सरकारी नौकर है, तो सरकारी नौकर जो है उसकी सैलरी मान के चलते हैं 50,000 रुपये बने, तो ये क्या बना उसका, ये बना उसका ग्रोस अमाउंट, ये बना उसका ग्रोस अमाउंट, ठीक है, उसका बना ग्रोस अमाउंट। जो सैलरी स्लिप मिलेगी ना, सैलरी स्लिप में लिखा रहता है कि ग्रोस अमाउंट आपका कितना बना। अब इस ग्रोस अमाउंट में से कुछ चीजें माइनस होती हैं, कुछ चीजें जैसे आपका इसमें एचआरए, अगर आप सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो आपका एचआरए माइनस हो जाएगा, ठीक है। चूंकि मैं पैरामिलिट्री फोर्स का मेंबर था, तो जब मेरी सैलरी आती थी तो उसमें मैं अपने हिसाब से बता देता, तो मेरी सैलरी आती थी तो उसमें एचआरए तो उसमें काउंट होता था मेरा, ठीक है, एचआरए नहीं कटता था। पर अगर मैं सर्विस में रहता और मैं सरकारी क्वार्टर में रहता तो मेरा एचआरए भी कटता। इसके बाद में जो मेरा मेस मनी होता है, ठीक है, जो मेरा मेस मनी होता है, जो मैं, क्योंकि मैं फौज में था तो मैं खाना भी खा रहा था फौज में रहकर, तो मेरा मेस मनी भी कटता, ठीक है, तो मेरा मेस मनी भी कटता, यहाँ पर एचआरए भी कटता, प्लस में जो मेरा मेडिकल होता है, मेडिकल का हर महीने अकाउंट से पैसा कट जाता है, वो कटता, प्लस में मेरा एनपीए, जो मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी में से एनपीए कटता। क्योंकि जब 2019 में मैंने जॉब छोड़ी अपनी, और 2019 तक सैलरी में से 10%, सैलरी का 10% जो ग्रोथ अमाउंट होता है उसका 10% एनपी के रूप में कटता था। तो ऐसे करके मेरे इतने सारे डिडक्शन होंगे, इतने सारे डिडक्शन होने के बाद में अब जो मेरी सैलरी बनेगी, अब जो मेरा नेट सैलरी बनेगी, वो लगभग मान के चलते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 43 के आसपास ये मेरी नेट सैलरी बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई, मेरी नेट सैलरी जो 43 के आसपास बनी। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 7,000 रुपये का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। 7,000 रुपये का क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 7,000 रुपये का ये डेप्रिसिएशन हुआ, इसी को बोलते हैं मूल्यह्रास होना, ठीक है। तो नेट अमाउंट और ग्रोस अमाउंट में जो घाटा होता है वो निकाल दिया जाता है, तो नेट अमाउंट आ जाता है, और नेट अमाउंट में घाटे को ऐड कर देंगे तो ग्रोस अमाउंट निकल के आ जाता है, ठीक है भाई। तो ऐसे में एनएनपी निकालना हो तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो एनएनपी निकल के आ जाएगा। अब जैसे आपको जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, ये तीनों चीजें अगर आपको समझ में आई तो अब निकल के आता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। अब क्या निकल के आता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय निकल के आती है भाई, आपकी राष्ट्रीय आय निकल के आती है, नेशनल इनकम निकल के आती है। तो नेशनल इनकम को हम कैसे काउंट करते हैं, नेशनल इनकम को हम कैसे काउंट करते हैं, तो आप याद करिए, हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने जीडीपी पढ़ा, जीडीपी हमारा क्लियर हुआ तो फिर हमने जीएनपी पढ़ा, जैसे हमारा जीएनपी क्लियर हुआ तो हमने एनपी पढ़ा, नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा एनएनपी क्लियर हुआ तो अब हम स्टेप बाय स्टेप में नीचे क्या आगे, फिर हम आगे नेशनल इनकम, ठीक है, फिर हम आगे नेशनल इनकम पर। यानी अब हम अगर नेशनल इनकम निकालेंगे तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें कुछ चीजें इसमें काउंट करनी होती है, कुछ इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो नेशनल इनकम अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जो पर्सनल कंजप्शन होती है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पर्सनल कंजप्शन, जो पर्सनल कंजप्शन होगी वो प्लस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट, प्लस में हमारी हो जाएगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस में हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। और अब प्लस में करेंगे हम एक्सपोर्ट, प्लस में एक्सपोर्ट करेंगे, और यहां पर सारा चीजें करके अब हम माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे इंपोर्ट, माइनस क्या कर देंगे हम, इंपोर्ट कर देंगे। तो ठीक है, तो नेशनल इनकम अगर हमें निकालनी है तो पर्सनल कंजप्शन, यानी जो हम सिटीजन है, हम खाना खा रहे हैं, हम सर्विस, हम चीजें रेस्टोरेंट खा रहे हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, चीजें खरीदते हैं, तो क्या कंजप्ट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्लस में इन्वेस्टमेंट, हम
बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट, एफडी के रूप में या इंश्योरेंस के रूप में, है ना। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है ना हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है, बजट लेके आती है, सब्सिडीज देती है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, अगर पॉलिसीज पर एक्सपेंड करती है। इसके बाद में हम एक्सपोर्ट कितना कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट हर मामले में, सर्विसेज के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। इसके अलावा हम इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं। तो यहाँ से पर्सनल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो एक्सपोर्ट है, इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर लेंगे सबको। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ही सब कुछ हुआ और भारत से ही बाहर गया, तो भारत के अंदर सब कुछ हुआ और भारत से ही बाहर गया, इट मीन सब हम प्लस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने बाहर से कुछ चीजें अपने अंदर ली, बाहर से कुछ चीजें खरीदी और अपने देश में लेके आए, तो हमने क्या काम करा, हमने इंपोर्ट करा। तो ऐसे ही अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी हो तो नेशनल इनकम निकालने के लिए जो इंपोर्ट होता है इसको माइनस कर दे। फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया, 100 रुपए हमारा हुआ पर्सनल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट करके हमारा 100 रुपए निकल के आया। अब हम कह रहे हैं हमारे पास 100 रुपए, हमारा नेशनल इनकम 100 रुपए, 100 रुपए क्यों है नेशनल इनकम? इसमें हमने जो इंपोर्ट करा है, जो हमने खरीदा है, उसको भी तो माइनस करेंगे ना भाई। हमारी जेब के अंदर 100 रुपए, हमने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाने के बाद में हमने कुछ चीजें खरीदी भी, हमने कुछ चीजें खरीदी, मान के चलते हैं हमने 20 रुपए की चीज खरीद ली है, 100 रुपए हमारे पास थे, 20 की चीजें खरीदी, तो अब हमारे जेब के अंदर कितने बचे, 80 रुपए। ये 80 रुपए मेरा पर्सनल बचा और ये 80 रुपए मेरा इनकम हुआ, मेरा क्या हुआ, इनकम हुआ। तो ऐसे अगर मैं भारत हूं तो मेरा नेशनल इनकम बना 80 रुपए। ऐसे ही इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा नेशनल इनकम, ठीक है, हमारा नेशनल इनकम। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है नेशनल इनकम में कौन कौन से फैक्टर्स काउंट होते हैं, तो मैंने आपको क्लियर साफ साफ शब्द में बता दिए। जो पर्सनल कंजप्शन होती है वो, प्लस इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट मीन्स जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, प्लस में एक्सपोर्ट हम कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और इसके एवज में हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारी नेशनल इनकम और बढ़ेगी, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम घटेगी, ठीक है। इनकम कैसे निकालते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये हमें क्लियर हो गया। नेशनल इनकम के साथ हमारा आता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम पीसीआई बोलते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। अब देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास में नेशनल इनकम है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इकोनॉमी में कुछ फेमस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम कड़ी में एक भी चीज छोड़ दी हमने, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने स्टार्टिंग में निकाला जीडीपी हमारा क्लियर हुआ तो हमें समझ में आया कि जीएनपी क्या होता है। जैसे हमारा जीएनपी समझ में आया तो हमें समझ में आया एनएनपी क्या होता है। जैसे हमारा एनएनपी समझ में आया तो हमारा पता चला कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम जैसे हमें समझ में आएगी तो हम समझ पाएंगे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। इस तरीके से चीजें सीरियल वाइज चलती हैं। बीच में से एक भी चीज छोड़ देंगे ना तो आपको बिल्कुल ही टॉपिक गायब हो जाएगा सिर पे से, ठीक है। बाकी आप बताइए वीडियो आपको कैसी अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, जैसी भी लग रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सुधार करना वो भी कर सकते हैं, आप बताएंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। पर वीडियो पे जरूर वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, तसल्ली से देखें और आपको समझे, टॉपिक को समझे। ऐसा नहीं कोई फेमस टीचर है तो वही चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर पाएगा। हम जैसे जो लोकल टीचर होते हैं या अपने आप को उभारने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी आपको अच्छे टॉपिक्स पर अच्छे नॉलेज कंसेप्ट के साथ में समझा सकते हैं। बस समझने की बारी आपकी है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, बस समझना आप लोगों को पड़ेगा थोड़ा सा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मेरे जो ये मेहनत है ताकि और लोगों तक पहुंच पाए और ताकि मैं भी अपना एक स्टैंड बना सकूं इस ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है हमारा पर कैपिटा इनकम, इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास में अगर नेशनल इनकम है, हमारे पास में अगर हमारे पास में नेशनल इनकम है, ठीक है, हमारे पास में नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, उस देश की टोटल पॉपुलेशन से, उस देश की टोटल पॉपुलेशन जो है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी देश की नेशनल इनकम जो भी निकल के आएगी, हमें नहीं पता कितनी निकल के, उस देश के नेशनल इनकम को उस देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम।
क्या निकल के आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम। भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम, भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम सबसे पहले किसने निकाली थी? तो फर्स्ट टाइम पर कैपिटा इनकम को भारत के अंदर सबसे पहले निकाला था 1867 में दादा भाई नौरोजी ने 1867 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लोगों के लिए पहली बार पर कैपिटा इनकम का जो कंसेप्ट है वो लेके आए। ठीक है, पहली बार पर कैपिटा इनकम के कंसेप्ट को लेके आए थे और 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ये बताया था कि भारतीयों की पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपये, कितनी है? 20 रुपये पर एनम। ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा इनकम जो निकलती है ना वो पर एनम निकलती है। क्या निकलती है? पर एनम यानी एक साल की निकलती है। तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। कब थी? 1867 में। और आपको लग रहा होगा कि अभी फिलहाल में हमारी स्थिति सुधर गई होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, पर कैपिटा इनकम जो फिलहाल में हमारी या अभी भारतीयों की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? तो भारतीयों की पर कैपिटा इनकम 2024 के अंदर भारतीयों की पर कैपिटा इनकम कितनी है? लगभग 98,000 पर एनम। याद रखिएगा, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है? ये पर एनम है। ठीक है, ये पर एनम है, एक साल की है, 98,000। तो अगर हम इसको मंथली 2024 की पर कैपिटा इनकम अगर हम मंथली की काउंट करें, लगभग 8,000 के आसपास, 8,000 8,500 के आसपास, 8,000 के आसपास बनती है। यानी भारत के अंदर अभी फिलहाल में जो पर कैपिटा इनकम है लगभग 8,000 के आसपास है। और वहीं अमेरिका की पर कैपिटा इनकम की बात करें, लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की है। समझ रहे हैं? ये महीने की बता रहा हूं मैं। तो ये है हमारा फिलहाल में पर कैपिटा इनकम का सी। तो हमारे इस वीडियो के अंदर मैंने जो आप लोगों से इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करा, वो सबसे पहले करा मैंने जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो जीडीपी जैसे हमने क्लियर करा तो हमने बात करी जीएनपी के अंदर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। वैसे जैसे हमने जीएनपी क्लियर करा तो हमने करा नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात। जैसे हमने एनएनपी क्लियर करा तो हमने बात करी नेशनल इनकम क्या होती है। और जैसे हमने नेशनल इनकम को करा क्लियर तो हमने बात करी पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इकोनॉमी के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। तो ये मैंने क्लियर कराने की कोशिश करी है। बाकी वीडियो कैसी लग रही है आपको, मुझे बार बार मैं बोल रहा हूँ, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, जैसा भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं मुझे चीज़ों को सुधारने के लिए, अगर चीज़ें सुधारनी चाहिए तो। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।